अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के बारे में बताया और बताया कि उसमें क्या क्या हेल्ड हुआ था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जजमेंट्स एंड एग्जामिनेशंस एज ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जुडिशियल हिस्ट्री। ठीक है। अब एक जो बड़ा क्रूशियल पॉइंट था ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के जजमेंट का, वो ये भी था कि आप फंडामेंटल राइट्स को लिंक नहीं कर सकते। मतलब आप जैसे आर्टिकल 21 को आर्टिकल 19 या आर्टिकल 14 के साथ लिंक नहीं कर सकते। इनफैक्ट इन ए के गोपालन व्हाट वाज इन इशू वाज कि लिंकिंग ऑफ आर्टिकल 19, 21 एंड 22। ठीक है। बेसिकली जो पिटिशनर्स के लॉयर्स थे उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है उसको आर्टिकल 19 का भी टेस्ट पास करना होगा। ठीक है। और आप जानते हैं गोपालन में इस इंटरलिंकेज से डिसएग्री कर गया था कोर्ट। और बेसिकली कोर्ट ने कहा कि एज फार एज द वैलिडिटी ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर कंसर्न, वो आप आर्टिकल 21 और 22 के बेसिस पे देख सकते हैं। उनके बेसिस पे आप उसकी वैलिडिटी चैलेंज कर सकते हैं, पर आप उनको आर्टिकल 19 के साथ लिंक नहीं कर सकते। ठीक है। तो बेसिकली हो क्या गया था कि इस व्यू की वजह से फंडामेंटल राइट्स वर टू बी ट्रीटेड एज एन आइलैंड इन इटसेल्फ। मतलब आप 14 की बात कर रहे हैं तो 14 की ही बात करिए, आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 19 की ही बात करिए, आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 21 की ही बात करिए। आपस में इनको लिंक करने की कोशिश मत करिए। ठीक है। तो आप जानते हैं बहुत ही रिजिड व्यू है और कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया था फंडामेंटल राइट्स का, कि एक आर्टिकल का अपना स्फीयर है, दूसरे आर्टिकल का अपना स्फीयर है, और ये सारे वैक्यूम्स में है विदाउट एनी कनेक्शन टू ईच अदर। आप जानते हैं मॉडर्न व्यू ऐसा है नहीं। और ऊपर से जो जजेस ने ए के गोपालन में जो मेजॉरिटी व्यू था उनका, उन्होंने आर्टिकल 21 को तो वर्चुअली इम्पोर्टेंट बना दिया था बाय होल्डिंग कि देयर मस्ट बी अ लॉ, द लॉ शुड ले डाउन अ प्रोसीजर and the executive should follow that procedure while depriving a person of his life or personal liberty। तो अगर एग्जीक्यूटिव ने मेयरली वो प्रोसीजर फॉलो किया है, दैट्स इट, और लॉ को रीजनेबल या जस्ट या फेयर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो लेजिस्लेचर के लिए बड़ा आसान था ये काम करना, है ना। सो इट वॉज अ वेरी रिजिड व्यू। दिस एट टाइम्स लेड टू अ लॉट ऑफ anomalies as well. For example, let me quote the case of Ram Singh versus State of Delhi. Citation is AIR 1951 Supreme Court, page number 270. ये इलस्ट्रेशन मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 को डीलिंक कर दिया था आर्टिकल 21 और 22 से, और ये व्यू काफ़ी टाइम तक रहा था। तो ये आपको देखना चाहिए कि एनोमली कैसे क्रिएट होती हैं। अच्छा, इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड ये बता दूँ कि जिस टाइम पे इसमें भी जो पिटिशनर थे वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में गए थे। ठीक है। जेल में प्रिवेंटिवली डिटेन कर लिए गए थे। तो इन्होंने भी आर्टिकल 19 का सहारा लिया था, 21 का नहीं सहारा लिया था, आर्टिकल 19 का सहारा लिया था। और जिस टाइम पे ये जजमेंट अनाउंस हुआ था उस टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो पब्लिक ऑर्डर है ना, दैट वाज नॉट अ ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है। अब मैं बताता हूँ। इन दिस केस a person was detained under a preventive detention act for making speeches prejudicial to maintenance of public order. At this time, Article 19 Clause 2 did not contain the expression public order, and so the freedom of speech could not be controlled for that purpose, but a preventive detention order, which was a much more drastic restriction on the person concerned, could be passed on that basis. ठीक है। Supreme Court in this case had refused to assess the validity of the detention order with reference to Article 19 Clause 1 Subclause A read with Article 19 Clause 2, and stated that even if the right under Article 19 Clause 1 Subclause A was abridged, मतलब freedom of speech and expression का violation हुआ है, the validity of preventive detention order could not be considered with reference to Article 19 Clause 2 because of the Gopalan ruling that the legislation authorizing deprivation of personal liberty did not fall under Article 19, and its validity was not to be judged by the criteria of Article 19. The validity
of such a law depended upon its compliance with Article 21 and Article 22. तो इसकी वजह से काफ़ी अनोमली हुई थी, तो ये जो पेटिशनर्स थे इनका केस डिसमिस हो गया था। और आपको ध्यान में होना चाहिए कि इस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट था ना, वो डायरेक्टनेस टेस्ट को ध्यान में रखता था, नॉट द इफेक्ट टेस्ट। इनफैक्ट आई कोट, सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि इफ हाउएवर द लेजिस्लेशन इज नॉट डायरेक्टली इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन but as the result of operation of the legislation, for instance punitive or preventive detention, his right under any of the sub clauses of Article 19 is abroged, the question of application of Article 19 does not arise. The true approach is to only to consider the directness of legislation and not what will be the result of the detention otherwise valid. सुन रहे हैं आप? The true approach is only to consider the directness of the legislation and not what will be the result of the detention order otherwise. On short ground, in my opinion, this argument about the infringement of the right mentioned in Article 19 generally must fail. Any other construction put on the article seems to me would be unreasonable. It follows that the petitions now before us are governed by A.K. Gopalan case, and notwithstanding the petitioner's right under Article 19 is abroged as the result of this detention, the anomaly, if anomaly is there in resulting position, is inherent in the structure and the language of the relevant articles, whose meaning and effect is expounded by this court over an overwhelming majority in the cases referred to above, and that must now be taken to be as a settled law. तो अब आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट वॉज ओवरवेलमिंगली इन द फेवर ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ एनॉमली तो हो सकती है, लेकिन हम उससे कंसर्न नहीं है। हमारा मेन पर्पस ये है देखना है कि क्या पास डिसीजन में मेजॉरिटी ऑफ द जजमेंट्स ने, मेजॉरिटी बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये लॉ सेटल कर दिया है। अगर हाँ तो वी विल गो अकॉर्डिंग टू दैट एंड द पिटिशनर शुड नॉट री एजिटेट दीज पॉइंट सेटल्ड। इनफैक्ट एक इन्फेरेंस और मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इस जजमेंट से, वो ये है कि कोर्ट का कहना था कि देखिए एनॉमली इज इनहेरेंट इन द स्ट्रक्चर एंड द लैंग्वेज ऑफ द रेलेवेंट आर्टिकल्स हुज मीनिंग एंड इफेक्ट इज एक्सपाउंडेड बाय दिस कोर्ट। दिस कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारा काम एक्सपाउंड करना है, और अगर एनॉमलीज है तो इसको करेक्ट करने के लिए आप पार्लियामेंट के पास जाइए। हमने तो जो आर्टिकल को देखा, जो उससे बेसिक मीनिंग बन रही थी वो हमने बता दी, ठीक है। तो बड़ी ही क्या कहते हैं ऑटोमेटॉन टाइप की अप्रोच थी, वेरी डायरेक्ट अप्रोच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस पॉइंट, विच इज़ नॉट टू बी अप्रिशिएटेड। लेकिन आफ्टर अ कोर्स ऑफ टाइम दिस व्यू, दिस रिजिड व्यू कि आर्टिकल्स लिंक नहीं किए जा सकते, was eventually discarded by the Supreme Court in R.C. Cooper versus Union of India, AIR 1970, Supreme Court पेज नंबर 564। इसको बैंक नेशनलाइजेशन केस के भी नाम से जाना जाता है। अब कई लोग समझते हैं कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सबसे पहली बार इंटरलिंकिंग अलाउ की गई थी। द आंसर इज नो। आप खुद पढ़िएगा मेनका गांधी का जजमेंट, तो मेनका गांधी का जजमेंट आपको खुद बताएगा कि दैट इट वाज द बैंक नेशनलाइजेशन केस जिसने उससे पहले ए.के. गोपालन के इस पॉइंट को ओवर रूल किया था बाय ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी इंटरलिंक्ड। इस पॉइंट को, जो गोपालन का पॉइंट था, इसको ओवर रूल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इन बैंक नेशनलाइजेशन केस, ठीक है। केस का नाम है R.C. कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये जो केस है राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। तो गोपालन के टाइम में आप समझते होंगे कि गोपालन के टाइम में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ जो राइट टू प्रॉपर्टी है, और आर्टिकल 31 सब क्लॉज 2 वो भी राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता था, दे वर रिगार्डेड एज अनरिलेटेड एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि मेन पॉइंट गोपालन का यही था कि यू कैन नॉट टेस्ट
अ फंडामेंटल राइट विद रेफरेंस टू अदर फंडामेंटल राइट। ठीक है, जब आर्टिकल 31 में चैलेंज कर रहे हैं और वहाँ पे मेन इशू उठ रहा है तो आर्टिकल 19 के टेस्ट नहीं आ सकते, ये अनरिलेटेड है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बैंक नेशनलाइजेशन केस में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ वाज अप्लाइड टू द लॉ एनैक्टेड अंडर आर्टिकल 19 सॉरी अंडर आर्टिकल 31 सब क्लॉज 2। ठीक है, अब इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट वाज मोर concerned with protecting the right to property and personal freedom of its citizens। तो क्योंकि आर्टिकल 31 सब क्लॉज 2 सॉरी आर्टिकल 31 क्लॉज 2 has been drastically amended to dilute the protection of the property, court did establish a link under article 19 clause 1 sub clause f and article 31 clause 2 to provide some protection to private property। अच्छा, आरसी कूपर के केस में ध्यान रखिएगा कौन सी एक्ट चैलेंज हुई थी, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर्स ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1969। तो ध्यान रखिएगा आरसी कूपर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ए के गोपालन की जो थ्योरी थी कि हर फंडामेंटल राइट अपने सब्जेक्ट से एग्जॉस्टिवली डील करता है और उसके बाहर से इंटरलिंकिंग अलाउड नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया था। इन दैट केस the doctrine that the object and form of the state action alone determines the extent of protection that may be claimed by the individual and the effect of the state action on the fundamental rights of the individual is irrelevant as laid down in Gopalan case was finally rejected। तो दो चीज़ें हैं, पहली बात इंटरलिंकिंग अलाउ कर दी थी क्योंकि आरसी कूपर में आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 के बीच में लिंक पहली बार क्रिएट किया गया। अब बहुत स्पेसिफिकली अगर बोलूं तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 क्लॉज 2 ये दोनों राइट टू प्रॉपर्टी से डील करते हैं। वो अब आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, वो आर्टिकल 300A में है। ठीक है, उस पर भी मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी यही जानिए। तो एक तो ये था कि इंटरलिंकिंग अलाउ हुई और दूसरा क्या था, दूसरा ये हुआ कि व्हाट इज द डायरेक्ट and inevitable consequence or the effect of the state action on the fundamental right, इसको तवज्जो दी गई थी। वरना पहले क्या था ना कि what is the object of the state action alone, वही डिटरमाइन करता था। अब इस केस के बाद भी आप सीधे मेनका गांधी पे नहीं आ सकते, बीच में बहुत सारे केसेस होते थे जहाँ पे कोर्ट जो है ना धीरे धीरे ये इंटरलिंकिंग करने लगा था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसली नहीं पर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड इट। जैसे आपको मैं पहला एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ पे आर्टिकल 19, 21 और 22 सुप्रीम कोर्ट ने लिंक किए थे। गोपालन में लिंक करना अलाउड नहीं था लेकिन इस केस में लिंक कर दिए थे आर्टिकल 19, 21 और 22। किस केस में? केस का नाम है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अशोक दे। साइटेशन इज AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1660। वहाँ पे Supreme Court held that the West Bengal law of preventive detention valid with reference to Article 19 clause 1 subclause D because the disturbed law and order situation that was prevailing in the state and the law that was enacted in the interest of general public passed the test of Article 19, 21 and 22। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए वहाँ पे आर्टिकल 19 का टेस्ट यूज किया गया, ये मेन पॉइंट है। पहले तो लिंक करना ही नहीं अलाउड था, पहले तो ये बोल दिया था कि आर्टिकल 19 तो सीन में आता ही नहीं है एज जब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की बात हो रहे हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल वर्सेस अशोक दे में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 का भी टेस्ट अप्लाई किया, स्पेसिफिकली स्पीकिंग आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी का। जरा सुप्रीम कोर्ट का रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन इस कॉन्टेक्स्ट में और इस केस लॉ में कोट करता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट सेड, कीपिंग इन व्यू द टाइम्स वी आर लिविंग इन, particularly the present situation in the state of West Bengal, where lawlessness and sabotage has since a long time been rampant to an extent heretofore unknown, it seems to us that the restriction on citizens' freedom as embodied in Article 19, Clause 1, Subclause D of the Constitution placed by the Act must be held to be eminently in the interest of general public। अब ध्यान रखिएगा इसमें आर्टिकल 19 के साथ साथ आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 भी इशू में था। हालांकि इस केस में बड़ा एक्सप्रेसली आर्टिकल 21 का डिस्कशन नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन डिस्कशन इनहेरेंट है इस जजमेंट में, क्योंकि जब भी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 अपने आप अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और उसमें आर्टिकल 22 तो ऑब्वियसली था ही इन इशू,
वहीं गोपालन वाले केस में क्या हुआ था कि जब आपने आर्टिकल 19 को इंक्लूड करने की कोशिश की इन ऑर्डर टू चैलेंज प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 21 और 22 कंप्लीट कोड है अपने आप में, और प्रिवेंटिव डिटेंशन को चैलेंज करना है तो आप 22 के बेसिस पे करिए या 21 के बेसिस पे करिए। पर 21 वाज इम्पोर्टेंट, वर्चुअली इंपॉर्टेंट। कैसे? क्योंकि भाई उसके लिए क्या ज़रूरी था, लॉ होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव शुड फॉलो दैट लॉ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर दैट हैज़ बीन लेड डाउन। यही तीन चीज़ें थी: existence of a legislative law, existence of a procedure in that law, and following that procedure by the executive. तो 21 was merely a husk, तो इसलिए 21 पे ज़्यादा एलाबोरेट करना सुप्रीम कोर्ट ने ठीक नहीं समझा, उसको पर्सनल लिबर्टी का नाम देके उस पर डिस्कशन किया, बट नन द लेस देयर वाज एन इम्प्लाइड लिंक। और फिर आर्टिकल 22 पे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से डायरेक्टली डील करता है उसको लेके बात की। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 में जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, उसी के कंटेक्स्ट में देखा। उन्होंने देखा कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, बिकॉज गिवन द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इट वाज नेसेसरी। ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की वैलिडिटी अपहेल्ड की। पर मेन पॉइंट आपको किस पे फोकस करना है कि आर्टिकल 19 का टेस्ट अप्लाई किया था। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड in order to determine the validity of preventive detention law। पहले 21, 22 और 19 लिंक नहीं होते थे। अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ा आगे बढ़ता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट जजमेंट पे आता हूँ। ये जस्टिस भगवती का जजमेंट है, और आपको पता है जस्टिस भगवती का लीडिंग ओपिनियन था आपके मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है आपका खुदीराम दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसका साइटेशन है AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट पे नंबर 550। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस क्वेश्चन स्टैंड्स कंक्लूडेड एंड अ फाइनल सील इज पुट इन द कंट्रोवर्सी इन द व्यू ऑफ डिसीजंस ऑफ RC Cooper case. Now it is not open to anyone to contend that a law of preventive detention which falls within Article 22 does not have to meet the requirement of Article 14 और 19। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब ये कोई कंटेंट या आर्गुमेंट नहीं ले सकता कि कोई भी लॉ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का है जो आर्टिकल 22 में फॉल करता है उसको आर्टिकल 14 या 19 के टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये आर्गुमेंट अब नहीं चलेगा। नाउ इट हैज़ टू पास द टेस्ट ऑफ आर्टिकल 14 एंड ऑल्सो आर्टिकल 19। हालांकि अगेन आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन से बेसिकली डील करता है, और आर्टिकल 21 क्या करता है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डील करता है। अभी भी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का सिर्फ बेरली मेंशन है, आर्टिकल 21 को बड़ा एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया जा रहा, बिकॉज अभी भी सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि इट इज़ जस्ट एन एम्प्टी आर्टिकल, क्योंकि तीन ही रिक्वायरमेंट है। देयर मस्ट बी अ लेजिस्लेटिव लॉ, लॉ शुड प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, एग्जीक्यूटिव शुड फॉलो दैट प्रोसीजर। तो आर्टिकल 21 पे डिस्कशन करना उतना ज़रूरी इन्होंने नहीं समझा, सिर्फ आर्टिकल 22 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 और 19 को लिंक कर दिया इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, और बोल दिया कि आप कोई ये कंटेंट नहीं कर सकता कि जब प्रिवेंटिव डिटेंशन की लॉ को चैलेंज कर रहे हैं जो आर्टिकल 22 पे फॉल करता है, दैट इट डज नॉट हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 14 एंड 90। ठीक है, कोई भी ये कंटेंशन करेगा उसका आर्गुमेंट फैलेशियस है इन द व्यू ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जजमेंट्स मैंने बता ही दिए। इवन दो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की वैलिडिटी ज़रूर अपहेल्ड हो रही है, ऐसा मत समझिएगा कि कोर्ट जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन को स्ट्राइक डाउन किए दे रहा है, नहीं, वो नहीं कर रहा है, लॉ की वैलिडिटी अपहेल्ड कर रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, इंटरलिंकिंग शुरू हो रही है। पहले इंटरलिंकिंग नहीं अलाउड थी, दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट। देखिए इसी से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, अभी मेनका गांधी में आने दीजिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द ब्लू ऐसी चीज़ें नहीं करता। धीरे 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 सुप्रीम कोर्ट कम्स टू अ कंक्लूजन एंड फॉर्म्स एन ओपिनियन। अब देखिए इंटरलिंकिंग चालू हो रही है। अब यहाँ से धीरे धीरे आते हुए जब मेनका गांधी पे आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट अपने फुल फॉर्म एक्टिविस्ट रोल में आ जाएगा। Now why have I mentioned these judgments? See, always remember the constitutional significance of these pronouncements should not be minimized at all. Although the constitutionality of MISA and the preventive detention laws was upheld in these cases, MISA is Maintenance of Internal Security Act, it was upheld in
these cases that I just mentioned with reference to Article 19, both on substantive as well as procedural grounds, yet the position and the reason was very different from Gopalan. Okay? It was one thing to say, as was said in Gopalan, that Article 19 did not apply at all to a law restricting personal liberty, and it is another thing to say that Article 19's test would apply to such law and then court will find it reasonable. डिफरेंस मेन क्या है? डिफरेंस मेन ये है कि गोपालन व्यू की वजह से ये था कि द फाइनल से वाज विद द लेजिस्लेचर. गोपालन के जजमेंट की वजह से द फाइनल से वाज विद द लेजिस्लेचर, व्हाइल due to these judgments that I've just mentioned, the final say is with the judiciary. जुडिशरी डिटरमाइन करेगी कि लॉ रीजनेबल है या नहीं. ये बहुत सटल येट वेरी मेजर, इट्स अ वेरी मेजर डिस्टिंक्शन. ठीक है, तो ये पॉइंट जिसे आप स्किप ना करें, इसी वजह से मैंने बताया कि इनकी सिग्निफिकेंस बहुत है. ठीक है, बिना इनकी सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंड किए आप नहीं समझ सकते. ऐसा नहीं हुआ था कि एक दिन सुप्रीम कोर्ट सो के उठा और उसने सोचा कि ठीक है अब हमने गोपालन में फाइनल से उनको दे दिया था लेजिस्लेचर को, अब हम फाइनल से खुद ले रहे. नो, इट वाज स्लोली बिल्ट अप बाय द सुप्रीम कोर्ट, है ना. यहाँ पे अब ये हो गया है कि रीजनेबिलिटी कब कोर्ट डिसाइड करेगा. पहले ये था द फाइनल से वाज विद द लेजिस्लेचर, और गोपालन व्यू की वजह से फाइनल से वाज विद द लेजिस्लेचर ओनली बिकॉज द कोर्ट्स ने खुद ही अपनी पावर हटा ली थी. कह रहे थे कि आर्टिकल 19 तो अप्लाई नहीं करता, तो और तो इंटरलिंकिंग की बात ही नहीं शुरू होती. एवरी फंडामेंटल राइट इज एन आइलैंड इन इटसेल्फ. अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की वैलिडिटी टेस्ट करनी है तो आर्टिकल 21-22 के अलावा बाहर जा ही नहीं सकते, बाकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. ठीक है, तो ये अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डिसएग्री कर गया था इस अप्रोच से. ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द सटल डिस्टिंक्शन that was there in Gopalan judgment and these judgment that I just mentioned. गोपालन ने फाइनल से लेजिस्लेचर को दे दिया था, इन जजमेंट्स ने फाइनल से खुद के पास रखा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद के पास रखा हुआ है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन. अब आ जाते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे. अब देखिए, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज अ लैंडमार्क केस ऑफ द पोस्ट इमरजेंसी पीरियड. ठीक है, 1975 से 1977 तक इमरजेंसी लगी थी और बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए थे. पर्सनल लिबर्टी और लाइफ का मतलब अंधाधुंध वायलेशन हुआ था, है ना. और ड्यू टू द जजमेंट ऑफ ईडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला और भी वो एग्रीवेट हो गया था वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी को, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखों के सामने लोगों के राइट्स का वायलेशन होते हुए देखा. तो जब इमरजेंसी हटी तो जो पोस्ट इमरजेंसी जो पीरियड था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट टुक एन एक्टिविस्ट रोल. यहाँ से वो एक्टिविस्ट होना शुरू हुआ था, पहले नहीं था. इट वॉज ड्यू टू द इवेंट्स दैट हैपेंड इन 1975 to 1977 ड्यूरिंग द emergency period where the liberty of people has reached its nadir that the Supreme Court after the emergency decided to protect the personal liberty of its citizens and its people against any harsh law that the parliament or the state legislatures may pass. ठीक है, so you need to understand the background, the mind of the judges, कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इतना लिबरल और एक्टिविस्ट व्यू लिया और क्यों अभी भी ले रहा है. इट वॉज बिकॉज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड. अब मेनका गांधी में क्या फैक्चुअल सिचुएशन थी मैं आपको बताता हूँ. देयर इज दिस सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 क्लॉज C of the Passport Act, which authorizes the passport authority to impound the passport if it deems it necessary to do so in the interest of sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations of India with any foreign country, or in the interest of general public. Now, Mrs. Menka Gandhi's passport was impounded by the central government under the Passport Act in the interest of general public. Menka Gandhi filed a writ petition challenging the order on the ground of violation of her fundamental rights under Article 21. One of the major grounds for challenge was that the order impounding the passport was null and void as it has been made without affording her an opportunity of being heard in her defense. Now, the leading opinion in this case was of Justice Bhagwati. So, number of propositions were laid down in context of Article 21. And just let me mention what were those propositions. पहला,
The court reiterated the position that Article 14, 19 and 21 are not mutually exclusive, they are connected. Article 14, 19 and 21 को अब हम लोग golden triangle बोलते हैं, ठीक है? It is the golden triangle of the constitution. So Article 14, 19 and 21 are not mutually exclusive but interconnected. A nexus has been established between these three articles. The theme of mutual relationship of Article 21 and 19 has already been discussed by me. तो Article 14 भी connected है, Article 19 भी connected है, 21 भी connected है. This means that a law prescribing a procedure for depriving a person of his personal liberty has to meet its requirement under Article 19, and also the procedure established by law under Article 21 must answer the requirement of Article 14. बहुत important है, write it down. The procedure established by Article 21 must answer to the requirement of Article 14 as well, and any law which prescribes a procedure for depriving a person of his personal liberty has also have to meet the requirement of Article 19. Justice Krishna Iyer in this very judgment said that no article in the Constitution pertaining to fundamental right is an island in itself. Just as a man is not dissectable into separate limbs, cardinal rights in an organic constitution have a synthesis. Second point that was held was that the expression personal liberty in Article 21 was given a very expansive interpretation. Supreme Court emphasized that the expression personal liberty is of the widest amplitude, covering a variety of rights which go to constitute the personal liberty of man. Some of these attributes have been raised to the status of distinct fundamental rights and given additional protection under Article 19. The expression personal liberty ought not to be read in a narrow and restrictive sense so as to exclude those attributes of personal liberty which are specifically dealt with in Article 19. इस तरीके से Article 21 को इंटरप्रेट नहीं करेंगे, मतलब पर्सनल लिबर्टी को इस तरीके से नहीं इंटरप्रेट करेंगे कि आप आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम्स गारंटीड है उनको एक्सक्लूड कर दें. The attempt of the court should be to expand the reach and ambit of fundamental rights rather than to restrict their meaning and content by the process of judicial construction. ठीक है. और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला the right to go abroad और टू ट्रैवल अब्रॉड फॉल्स अंडर आर्टिकल 21. ठीक है. इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि सतवंत सिंह स्वाहनी के केस में राइट टू ट्रैवल अब्रॉड was included within the term personal liberty within the meaning of article 21. ठीक है. तो उस पे बेस करके सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था. There is a judgment of Satwant Singh Swani versus D. Ramanathan, assistant passport officer, government of India. उस जजमेंट में राइट टू गो अब्रॉड और राइट टू ट्रैवल अब्रॉड वॉज हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, पर आर्टिकल 19 में वो नहीं आता है. ठीक है. इट इज़ नॉट अंडर आर्टिकल 19, इट इज़ अंडर आर्टिकल 21. नाउ व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ मेनका गांधी? That was reinterpretation of the expression procedure established by law as used in Article 21. ठीक है. What did the court say? Court said that Article 21 would no longer mean the law that could prescribe some semblance of procedure, however arbitrary or fanciful, to deprive a person of his personal liberty. It now means that the procedure must satisfy certain requisites in the sense of being fair and reasonable. The procedure cannot be arbitrary, unfair or unreasonable. So the concept of reasonableness must be projected in the procedure contemplated by Article 21. The court now assumed the power to adjudge the fairness and justness of the procedure established by law to deprive a person of his personal liberty. Court reached this conclusion by holding that Article 21, 19 and 14 are not mutually exclusive but are interlinked. So the procedure contemplated by Article 21 must answer the test of reasonableness in order to conform with Article 14. And to quote Justice Bhagwati, the principle of reasonableness, which legal and from philosophical point of view is an essential element of equality or non-arbitrariness, pervades Article 14 like a brooding omnipresence. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना.
it is very important to write that Article 14 acts like a brooding omnipresence behind Article 21. ठीक है? Thus the procedure in Article 21 must be right and just and fair and not arbitrary, fanciful or oppressive. Otherwise it would be no procedure at all and the requirement of 21 would not be satisfied. According to Justice Krishna Iyer, the procedure in Article 21 means fair and not formal procedure. Law is reasonable law and not an enacted peace. This makes the words procedure established by law by and large synonymous with the procedural due process in United States of America. This makes the right of hearing a component part of natural justice, something that was not there in Gopalan case, if you remember. So Supreme Court said that the right to travel abroad falls under Article 21. Natural justice must be applied while exercising the power of impounding a passport under the Passport Act. And although the Passport Act does not expressly provide for the requirement of hearing before a passport is impounded, yet the same is to be implied therein, क्योंकि हर प्रोसीजर को अब जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना होगा. इस पॉइंट को रीच करने के लिए ना जस्टिस फजल अली का डिसेंटिंग जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था. इट प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल. तो अब आप एक चीज समझ गए कि आर्टिकल 21 डज नॉट एक्सक्लूड आर्टिकल 19, neither does it exclude article 14. These are now linked. They are linked together. So any procedure prescribing for depriving a person of personal liberty, and that procedure is challenged under article 21, then that law has to pass the test of article 19 and 14 as well. ठीक है? आर्टिकल 14 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था कि द आर्टिकल 14 इज अ फाउंडिंग फेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज द पिलर on which rests securely the foundation of our democratic republic, and therefore it must not be subject to a narrow, pedantic or lexicographic approach. No attempt should be made to truncate its all-embracing scope and meaning, for to do so would be to violate its magnitude. Equality is a dynamic concept. देखिए ये लाइन लिखनी पड़ती है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ. Equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions, and it cannot be imprisoned within its traditional and doctrinaire limits. Equality and arbitrariness are sworn enemies. One belongs to the rule of law in a republic, while the other belongs to the whim and caprice of an absolute monarch. Article 14 strikes at arbitrariness in a state action and ensure fairness and equality of treatment. The principle of reasonableness, which legally as well as philosophically is an essential element of equality or non-arbitrariness, pervades Article 14 like a brooding omnipresence, and the procedure contemplated by Article 21 must answer the test of reasonableness in order to be in conformity with Article 14. The procedure must be right and just and fair and not arbitrary, fanciful or oppressive. These lines are very important. वर्ड बाय वर्ड इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ की वर्ड्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है, जैसे ब्रूडिंग ओमनी प्रेजेंस जो आर्टिकल 14 को बोला है, द लिंकिंग ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21, एंड द प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, एंड दैट द इक्वालिटी इज अ डायनामिक कंसेप्ट. ये की वर्ड्स हैं, ठीक है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. वर्ड बाय वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट मेंशन द की वर्ड्स. तो ये मेन ओपिनियन था मेनका गांधी में. लेकिन अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ. सुप्रीम कोर्ट में इस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को लेके भी डिस्कशन हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल का डायरेक्ट आंसर नहीं दिया था, ठीक है, कि अगर किसी भी लॉ को चैलेंज किया जा रहा है आर्टिकल 21 में, इफ द लॉ इज बीइंग चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 21 एंड इट इज लेइंग डाउन एन अनरीजनेबल प्रोसीजर, इमेजिन दैट फॉर अ सेकेंड, ठीक है, इट इज लेइंग डाउन एन अनरीजनेबल प्रोसीजर, तो क्या आर्टिकल 21 के वायलेशन के लिए उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है या नहीं? क्योंकि 21 में जिस एक्शन को कोर्ट जज कर रहा था वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था, ठीक है. अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इस सवाल का डायरेक्ट आंसर नहीं दिया था. डायरेक्ट आंसर नहीं दिया गया था क्योंकि पूरा आप जजमेंट पढ़ते हैं, यू विल नॉट फाइंड इट देयर, लेकिन इम्प्लाइड आंसर जरूर दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. इम्प्लाइड आंसर ये था कि अगर आर्टिकल 21 ऑलरेडी आर्टिकल 14 और 19 के टेस्ट मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर लॉ अनरीजनेबल हुआ तो इट वुड बी स्ट्रक डाउन.
बिकॉज आर्टिकल 14 स्पेसिफिकली आउटलॉज अनरीजनेबलनेस एंड आर्बिट्रेरीनेस, है कि नहीं? तो अगर ये इम्प्लिसिट है कि आर्टिकल 21 में जब कोई प्रोविजन चैलेंज हो रहा है तो उसको आर्टिकल 14 और 19 के भी टेस्ट पास करने होंगे, और वो नहीं कर पा रहा, तो फिर आप जानते हैं कोर्ट विल स्ट्राइक इट डाउन। लेकिन डायरेक्ट एक्शन नहीं था, मतलब सॉरी डायरेक्ट आंसर नहीं था उसमें, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन वाज बीइंग जज्ड बाय द कोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट अथॉरिटी के डिसीजन को रिव्यू कर रहा था, ठीक है? तो ये भी एक पॉइंट आया था। खैर, अब एक चीज बता दूं, ड्यू टू दिस जजमेंट आर्टिकल 21 went through a metamorphosis and developed itself leaps and bounds. It emerged that India has now accepted the American concept of due process of law. So Article 21 now became a source of many of the substantive rights and the procedure to safeguard its people. ठीक है? And Menka Gandhi's case completely override the Gopalan view, which held the field nearly for 3 decades. Since Menka Gandhi's case, Supreme Court has again and again underlined the theme that Article 14, 19 and 21 are not mutually exclusive, but they sustain, strengthen and nourish each other. So Article 21, which was merely a husk for all these years, मतलब अभी मैंने जब मेनका गांधी से पहले के जो मैं आपको जजमेंट बता रहा था जहाँ पे इंटरलिंकिंग अलाउ थी, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 को बहुत बात नहीं कर रहा था उस पर, मतलब कई जजमेंट में तो बिल्कुल भी बात नहीं की थी आर्टिकल 21 में, उन्होंने बस पर्सनल लिबर्टी के पॉइंट को मेंशन किया था एंड देन दे मूव्ड ऑन। तो आर्टिकल 21 को एक बड़ा ही हस्क की तरह ट्रीट कर रहे थे कि इट इज़ एम्प्टी, देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग इट। नाउ आर्टिकल 21 तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि कितने राइट्स आते हैं उसके अंदर, क्योंकि आप सब हैं ही लॉ स्टूडेंट, सो यू अंडरस्टैंड दिस मच। फिर क्या था, एक और पॉइंट हुआ कि मेनका गांधी के जजमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत अफेक्ट किया, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अफेक्ट किया, एंड ड्यू टू दिस सुप्रीम कोर्ट एक्सपाउंडेड सेवरल प्रोपोजिशंस एंड सेवरल राइट्स टू ह्यूमनाइज criminal justice system, prison administration and your administrative law as well. Another impact of Menka Gandhi judgment was that Article 21 proved to be very productive source of several fundamental rights over and above those mentioned in the Constitution. And the final impact of Menka Gandhi judgment was that the major developments that happened in the field of administrative law happened because of this judgment. मतलब पूरी की पूरी एक लॉ की फील्ड भर गई बिकॉज ऑफ दिस वन जजमेंट। जब भी आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल साइट पे, सो यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है? वहां पे ड्यू टू दिस सिंगल जजमेंट द एंटायर फील्ड वाज फुल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑर्डी अल्टरम पार्टम, रूल अगेंस्ट बायस एसेट्रा एसेट्रा। क्या मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं पढ़ा रहा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की दिक्कत ही यही है कि वो हर लॉ से लिंक करता है, ठीक है? इट इज़ अ वेरी एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट। अब हम जरा दो एक्सप्रेशंस पे आते हैं, एक लाइफ और एक पर्सनल लिबर्टी, ठीक है? वैसे तो और भी एक्सप्रेशन है आर्टिकल 21 में, लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, प्रोसीजर एंड लॉ। तो प्रोसीजर पे तो आप समझ ही चुके हैं कि इट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। लेकिन पहले आते हैं हम एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ पे। इसका एक लिबरल इंटरप्रिटेशन हुआ है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया मन वर्सेस इलिनॉइस का जजमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट। साइटेशन इज 94 यूनाइटेड स्टेट्स पेज नंबर 113। वो एक अमेरिकन केस था जिसमें लाइफ की बड़ी एक्सपेंसिव अप्रोच ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यूनाइटेड स्टेट्स के कि बाय द टर्म लाइफ as here is used, something more is meant than mere animal existence. The inhibition against its deprivation extends to all those limbs and faculties by which life is enjoyed. The provision equally prohibits the mutilation of the body by amputation of an arm or leg. इसी व्यू को एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन द केस ऑफ फ्रांसिस कोरेल वर्सेस the administrator of Delhi, that we think that the right to life includes the right to live with human dignity and all that goes with it,
namely the bare necessities of life, such as adequate nutrition, clothing, and shelter over the head, and facilities for reading, writing, and expressing oneself in diverse forms, freely moving about, mixing and commingling with the fellow human beings. ठीक है, मैं फ्रांसिस कोरेल का थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, क्योंकि ये लोकस क्लासिकस है. ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो सवाल उठा था वो उठा था इस कॉन्टेक्स्ट में रिगार्डिंग द राइट ऑफ अ डेटेन्यू अंडर अ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट टू हैव एन इंटरव्यू विद अ लॉयर एंड द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली. ठीक है, इसको लेके सवाल उठा था. इस केस में पिटिशनर जो थी वो ब्रिटिश नेशनल थी एंड शी वाज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन सेंट्रल जेल तिहाड़, एंड द पिटिशनर वाज इफेक्टिवली डिनाइड द फैसिलिटी ऑफ इंटरव्यू विद हर लॉयर एंड इवन हर फैमिली मेंबर्स, एंड द पिटिशनर चैलेंज दिस. ठीक है, इस बात को चैलेंज कर दिया कि भाई मिलने ही नहीं देते थे, इंटरव्यू नहीं करने देते थे, ये बोले थे कि महीने में एक बार हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. बेसिकली यही स्टेट का कहना था. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वी आर एक्सपाउंडिंग, this principle of interpretation which requires that a constitutional provision must be construed not in a narrow or constricted sense but in a wide and liberal manner so as to anticipate and take account of the changing conditions and the purpose, so that the constitutional provision does not get atrophied or fossilized but remains flexible enough to meet the newly emerging problems and challenges. This argument applies with a greater force in relation to a fundamental right enacted by the Constitution. The fundamental right to life, which is the most precious human life and forms the arc of all the other rights, must therefore be interpreted in a broad and expansive spirit so as to invest it with the significance and the vitality which may endure for years to come and enhance the dignity of the individual worth of the human person. Now obviously the right to life enshrined in Article 21 cannot be restricted to mere animal existence. Then Supreme Court quoted the judgment of Justice Field in Munn versus Illinois and said, by the term life as here used, something more is meant than mere animal existence. The inhibition against its deprivation extends to all those limbs and faculties by which the life is enjoyed. The provision equally prohibits the mutilation of the body or the amputation of an arm or leg or putting out of an eye or the destruction of any other organ of the body through which the soul communicates with the outer world. Very beautiful passage. नाउ दिस ये जो जजमेंट है ना मन वर्सेस इलिनॉय का, ये सबसे पहले कोट हुआ था सुनील बत्रा के केस में, पर अभी मैं आपको लाइफ का मीनिंग समझा रहा हूँ. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइफ. सुनील बत्रा का केस रिलेट्स टू टॉर्चर ऑफ प्रिजनर्स. ठीक है, वो प्रिजन टॉर्चर से रिलेट करता है. अभी मैं कोर्स ऑफ जब राइट्स बता रहा हूँ कि 21 में कितनी सारी चीज़ें हैं तो ये भी डिस्कस होगा. अभी बस लाइफ का मीनिंग समझिए. सुप्रीम कोर्ट ने फिर फ्रांसिस कोरेल के जजमेंट में आगे बोला कि we think that the right to life includes the right to live with human dignity and all that goes with it, namely the bare necessaries of life such as adequate nutrition, clothing and shelter and facilities for reading, writing and expressing oneself in diverse form, freely moving about and mixing and commingling with the fellow human beings. Of course, the magnitude and the content of the components of this right would depend upon the extent of the economic development of the country, but it must, in any view of the matter, include the right to basic necessities of life and also the right to carry on such functions and activities as constitute the bare minimum expression of human self. Every act which offends against or impairs human dignity would constitute the deprivation of the right to live, and it would have to be in accordance with the reasonable, fair and just procedure established by law, which stands the test of other fundamental rights. तो इस behalf पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, as a part of the right to live with human dignity and therefore as necessary component of the right to life, he would be entitled to have interviews with the members of his family and friends, and no prison regulation or procedure laid down by the prison regulation regulating the right to have interviews with the members of the family and friends can be upheld as constitutionally valid under Article 21 and 14 unless it is reasonable, fair and just. Supreme Court said that the same consequence would follow even if this problem is considered from the point of view of the personal liberty enshrined in Article 21. For the right to have interviews with the members of the family and friends is clearly the part of personal liberty guaranteed under that article. The expression personal liberty occurring in Article 21 has been given a broad and liberal interpretation in Menka Gandhi's case, and it has been held in that case that the expression personal liberty used in that article is of the widest amplitude and it covers a variety of rights
which goes to constitute the personal liberty of a man, and it also includes the right which has been raised to the status of distinct fundamental rights and given additional protection under Article 19. Therefore, there can be no doubt that the personal liberty would include the right to socialize with the members of the family and friends, subject to, of course, any valid prison regulations under Article 14 and 21. Such prison regulation must be reasonable and non-arbitrary. If any prison regulation or procedure laid down by regulating the rights to have interview with the members of the family and friend is arbitrary or unreasonable, it would be liable to be struck down as invalid and violative of Article 14 and 21. चलिए आगे बढ़ते हैं. वैसे ये केस था शांतिसार बिल्डर्स वर्सेस नारायण खिमालाल तोटा में. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में यही ऑब्जर्व किया कि अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ वुड इंक्लूड राइट टू फूड, क्लोथिंग, डिसेंट एनवायरनमेंट एंड रीजनेबल अकोमोडेशन टू लिव इन. The difference between the need of an animal and human being for shelter has to be kept in view. For an animal, it is the bare protection of the body. For the human being, it has to be a suitable accommodation which allows him to grow in all aspects, physical, mental and intellectual. शांतिसार बिल्डर्स वर्सेस नारायणन खीमालाल तोतामे का केस है. इसका साइटेशन है AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट पे नंबर 630. वैसे ही ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि लाइफ इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सन. इट मीन्स समथिंग मोर. एन इनहिबिशन अगेंस्ट द डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ एक्सटेंड्स टू ऑल दोज लिमिट्स एंड फैकल्टीज बाय विच लाइफ इज एंजॉयड. तो बेसिकली लाइफ पे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि उसका क्या एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन है. जरा पर्सनल लिबर्टी पे आ जाते हैं क्योंकि ये टर्म्स अभी समझने बहुत ज़रूरी हैं जिससे आगे जब हम लोग राइट्स वाइट्स की बात करें तो एक स्कीम में चल पाएँ. ठीक है, बैठ के आपको बताना ना पड़े कि पर्सनल लिबर्टी क्या है और लाइफ क्या है. पर्सनल लिबर्टी आप समझिए. अब इसके लिए मैं आपको एक माइनॉरिटी जजमेंट का पैरा पढ़ता हूँ फ्रॉम द केस खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, ये माइनॉरिटी जजमेंट था. इसमें मतलब माइनॉरिटी था, मतलब ये डिसेंट कर रहे हैं. मेजॉरिटी जजमेंट कुछ और था और इनका जो व्यू था वो माइनॉरिटी में था, तो इनका व्यू एक्सेप्ट नहीं किया गया था. उस टाइम नहीं एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन आज की डेट में और मेनका गांधी में ये व्यू एक्सेप्ट किया गया था. तो ये जो माइनॉरिटी व्यू जो था वो जस्टिस सुब्बा राव का था. उन्होंने पर्सनल लिबर्टी के इंटरप्रिटेशन में बहुत वाइड व्यू हेल्ड किया था. अच्छा, खड़क सिंह का थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ. इसमें नाइट डोमिसिलरी विजिट्स बाय पुलिस which involved intrusion into the residence of the petitioner, knocking at his door and disturbing his sleep and ordinary comfort, whether it constitutes infringement of personal liberty of an individual enshrined in Article 21, and secret picking of the house by the police or shadowing his movements, whether they fall under Article 21 or not, was questioned. ठीक है. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला था कि ये जो चीज़ें जो पुलिस कर रही है, जो इंट्रूड कर रही है, देखिए पहली बात तो इन्होंने खड़क सिंह में यही बोल दिया था कि राइट टू प्राइवेसी नहीं है. ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि पुलिस जो इनकी मूवमेंट शैडो कर रही है वो आर्टिकल 21 में नहीं फॉल करता, बट वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज D में फॉल कर सकता है. ठीक है, ये ओपिनियन था. खड़क सिंह का डिस्कशन राइट टू प्राइवेसी में करूंगा, लेकिन राइट टू प्राइवेसी के कंटेक्स्ट में अभी जो आपका केस पुट्टा स्वामी का जजमेंट है, इट हैज़ ओवर रूल्ड खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वेरी एक्सप्रेसली. तो अब ये इस जजमेंट की सिर्फ एकेडमिक वैल्यू रह गई है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा बाद में व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग राइट टू प्राइवेसी. अभी नहीं, अभी आप समझिए कि व्हाट वाज द व्यू ऑफ माइनॉरिटी जजमेंट एंड स्पेशली जस्टिस सुब्बा राव इन कंटेक्स्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी. सुप्रीम कोर्ट सेड that no doubt the expression of personal liberty is a comprehensive one and the right to move freely is an attribute of personal liberty. It is said that the freedom to move freely is carved out of personal liberty and therefore the expression personal liberty in Article 21 excludes that attribute. In our view, this is not a correct approach. Both are independent fundamental rights, though there is overlapping. There is no question of one being carved out of another. The fundamental right of life and personal liberty have many attributes and some of them are found in Article 19. If a person's fundamental right under Article 21 is infringed, the state can really rely upon a law to sustain the action. But that cannot be a complete answer unless the said law satisfies the test laid down in Article 19, subclause 2, so far as the attributes covered by Article 19, clause 1 are concerned.
In other words, the state must satisfy that both the fundamental rights are not infringed by showing that there is a law and it does not amount to reasonable restriction within the meaning of Article 19, subclause 2 of the Constitution. Basically, Justice Subbarao was saying that even though personal liberty and right to move freely overlaps a little, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दोनों को एक्सक्लूड कर लें, दोनों ओवरलैप करते हैं, दोनों इंटरलिंक्ड हैं. इसी अप्रोच को, इसी इंटरलिंकिंग के अप्रोच को जस्टिस भगवती ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अप्रूव किया था और बोला था कि एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 is of widest amplitude and it covers a variety of right which go to constitute the personal liberty of man, and some of them has been raised to the status of distinct fundamental rights and giving additional protection under Article 19. इसी से रिलेटेड एक और जजमेंट है, वो है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एंड कलेक्टर वर्सेस कैनरा बैंक, AIR 2005, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 186. अब आपको जजमेंट याद रहे या ना रहे, इसमें जो टेस्ट ले डाउन हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करते हुए कहा है कि इट शुड बी गिवन द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड एंड इट शुड बी लिबरली कंस्ट्रूड एंड इट कवर्स अ वैरायटी ऑफ राइट्स विच गो टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ मैन, and some of them has been raised to the status of distinct fundamental rights and have been given additional protection under Article 19. वही व्यू reiterate कर रहा है. Right to personal liberty also means right to life and right to be free from encroachments. ठीक है. साथ ही साथ any law interfering with personal liberty of a person must satisfy a triple test. इस बात पे फोकस करिएगा. क्या है triple test? It must prescribe a procedure. The procedure must withstand the test of one or more fundamental rights conferred under Article 19, which may be applicable in the given situation. And thirdly, it must also be liable to be tested with reference to Article 14. ठीक है, तो गोपालन में जैसे ट्रिपल टेस्ट था उसको नकार दिया गया. अब कौन सा ट्रिपल टेस्ट है? नया और मॉडर्न ट्रिपल टेस्ट क्या है कि any law which interferes with personal liberty of the person must satisfy the triple test. First, it must prescribe a procedure. Second, the procedure must withstand the test of the fundamental rights, one or more fundamental rights conferred under Article 19, and it must be liable to be tested with reference to Article 14. आप साथ ही साथ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि there must be a procedure, the procedure must be just, fair and reasonable, and it must satisfy the requirement of Article 14 and 19 if applicable. ठीक है, ये मॉडर्न ट्रिपल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इस पे मैं एक राइडर भी लगा देता हूँ कि इवन दैट इज़ वेरी लिबरली कंस्ट्रूड, सोधन सिंह वर्सेस NDMC एज इज न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये मैं आपको केस बता चुका हूँ आर्टिकल 19 के कंटेक्स्ट में. उसमें आर्टिकल 21 का भी पॉइंट उठा था. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 21 डज नॉट कवर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स. ठीक है, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स और पर्सनल लिबर्टी आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, क्योंकि अगर आर्टिकल 21 में उस तरीके से क्या कहते हैं ट्रेड और कॉमर्स को लिंक कर देते तो हॉकर्स जहाँ चाहते वहाँ पे शॉप खोल लेते. तो उसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इट डज नॉट कवर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स and the right to carry any trade or business and the concept of life and personal liberty within Article 21 are too remote to be connected together. लेकिन इसका मतलब ये भी मत निकाल लीजिएगा कि किसी भी सिचुएशन में वो कनेक्ट नहीं हो सकता. ठीक है, कभी कभी वो कनेक्ट हो सकता है, जैसे राइट टू लाइवलीहुड. अभी मैं बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, मतलब जब भी वो आता है. राइट टू लाइवलीहुड, ओल्गा तेलिस का जो केस है उसमें आर्टिकल 21 में राइट टू लाइवलीहुड पाया गया था. लेकिन राइट टू लाइवलीहुड ऐसा थोड़ी ना कि आप कहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. नो, देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर स्पेस फॉर दैट. वो भी हॉकर से रिलेट करता था. अब सवाल उठता है कि जो वर्ड लॉ है उसमें क्या क्या आता है. क्या लॉ का मतलब वही होता है इनैक्टेड लॉ बाय द लेजिस्लेचर, या जो आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में जो डेफिनेशन दी गई है वो चीज़ें आती हैं. अब ध्यान रखिएगा वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है. तो उसी कंटेक्स्ट में दो चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे एक केस में सवाल उठा था कि जो रूल्स मेड होते हैं फॉर द गवर्नेंस ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नागालैंड्स, क्या वो आर्टिकल 21 में फॉल करेंगे. इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह में. केस का नाम है केस का साइटेशन है आर्टिकल AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 212. इसमें द रूल्स मेड फॉर गवर्नेंस ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नागालैंड्स वर हेल्ड टू बी फॉल विद इन Article 21. Supreme Court said that the said rules
were made with a view to simplify the rules and criminal justice system for those areas where these rules applied. अच्छा देखिए इसका रीज़न क्या था. रीज़न ये था कि people in backward tracts could not be expected to make themselves aware about the technicalities of a complex code. ठीक है कि भाई उनको आप CRPC दिखा दें, अब वो टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है. तो जो रूल्स बने थे, रूल्स के हिसाब से ये था कि जो CRPC की जो स्पिरिट है दैट वुड गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. तो ये आर्ग्यू बोला गया था, ये स्पिरिट क्या होती है CRPC की, तो ये तो लॉ में आएगा नहीं. इट लीव्स ईच ऑफिसर फ्री टू एक्ट आर्बिट्ररली. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नो, इट डज नॉट लीव एनीबॉडी टू एक्ट आर्बिट्ररली. ये रूल इसलिए फ्रेम हुए हैं जिससे जो प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाई हो सके, क्योंकि जो बैकवर्ड ट्रैक्स में जी रहे हैं वो लोग कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कोड. अब यहाँ पे जो मैं बैकवर्ड ट्रैक का जो शब्द यूज़ कर रहा हूँ वो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ कि जो लीगल कॉम्प्लिकेशन जो मॉडर्न टाइम्स में हैं और वो जो उनके रूल्स हैं, कि वहाँ पे कई शेड्यूल ट्राइब्स हैं ना, तो शेड्यूल ट्राइब्स के अपने रूल्स होते हैं. दे हैव नॉट अंडरस्टूड दीज रूल्स. दे डू नॉट नो कि भाई कॉलोनियल टाइम्स में कैसा होता था या एंग्लो सैक्सन लॉ क्या होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल होगा. दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये था कि CRPC की स्पिरिट ज़रूर अप्लाई करेगी, पर उसके टेक्निकल रूल्स वुड नॉट प्रिवेल ओवर द सब्सटेंस ऑफ द मैटर. एंड अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, in conducting the defense counsel was effectively unhampered by the technicalities of complex laws as well. As a reason, the CRPC was excluded from these areas as it would be too difficult for the local people to understand it, and it would retard justice in these backward tracts. Instead, the spirit of CRPC has been asked to apply it so that justice may not fail because of some technicality. Now, to be very honest, यही चीज़ ना ऑल ओवर इन पैन इंडिया अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड CRPC. Really speaking, after understanding CRPC myself, it took me years. I can tell you, most people have no clue about CRPC. Even the lawyers who have been practicing it for decades. I'll leave that aside for now. Khair, next thing is कि क्या rules made by a house of state legislatures under Article 208 are they covered within the expression law as used under Article 21? अब इसमें जो केस है वो है SM शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा. पूरा नाम है MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा. आप SM शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा के भी नाम से याद कर सकते हो, या अगर आप पूरा ही याद कर पाओ तो बेटर है. अब इसका साइटेशन है AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 395. ठीक है, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि द रूल्स मेड बाय द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स अंडर आर्टिकल 208 would be regarded as a procedure established by law for the purposes of Article 21. Article 21 applies to the area of legislative privileges, and thus a person cannot be imprisoned for the breach of privilege of a legislature except in accordance with the procedure established by law. Proceedings held before the Committee of Privileges of a House of Legislature under the rules framed by it in pursuance of Article 208 or Article 118 are in accordance with the procedure established by law. तो वो भी उसके एक्सप्रेशन में आता है. वैसे पुलिस एक्ट में जो रेगुलेशंस होती हैं वो भी आर्टिकल 21 में आती हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस जो बिना किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के मेड होते हैं वो नहीं आते आर्टिकल 21 में. ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट लॉ एंड दे डू नॉट हैव द फोर्स ऑफ लॉ, एंड हेंस दे कैन नॉट वैलिडली पुट रिस्ट्रेंट्स ऑन द इंडिविजुअल्स पर्सनल लिबर्टी. इस पे केस है आपका खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें बोल दिया था डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस लॉ की कैटेगरी में नहीं आते अनलेस दे आर बैक्ड अप बाय अ स्टैट्यूट, और या स्टैट्यूट ऑथराइज करती है उनको फ्रेम करना, या स्टैट्यूट कहती है कि दे डू हैव द फोर्स ऑफ लॉ. अगर वो नहीं है, आपने ऐसे ही फ्रेम किए हैं डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस, दे डू नॉट हैव अ फोर्स ऑफ लॉ देन. ठीक है, तो स्टैट्यूट की बैकिंग ज़रूरी होती है. अच्छा, अभी मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले कि खड़क सिंह ओवर रूल हुआ है, तो कंफ्यूज मत कर लीजिएगा. खड़क सिंह ओवर रूल इस बात पे हुआ है कि राइट टू प्राइवेसी एग्जिस्ट नहीं करता. इसका मतलब ये नहीं कि पूरे जजमेंट का हर एक पैराग्राफ ओवर रूल हो गया है. एक जजमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है विच हैज़ बिकम प्रॉब्लमैटिक, तो एक फ्यूचर लार्जर बेंच उसे ओवर रूल कर सकती है.
ठीक है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि उस जजमेंट में कौन सा पॉइंट ओवर रूल किया गया है स्पेसिफिकली। ऐसा नहीं होता कि कोर्ट बोले कि खड़क सिंह ओवर रूल तो इसका मतलब है कि खड़क सिंह का पूरा जजमेंट ओवर रूल, नो। इसका ये मतलब है कि जो पॉइंट था खड़क सिंह में, जो डिसाइडिंग पॉइंट था, जैसे कि एस पुट्टासामी राइट टू प्राइवेसी से डील करता है, खड़क सिंह ने बोला था कोई राइट टू प्राइवेसी नहीं है, तो इस पॉइंट पे ओवर रूल हो गया खड़क सिंह। ठीक है, तो ये भी देखा जाता है कि जजमेंट कौन से पॉइंट पे ओवर रूल हुआ है। जरूरी नहीं है कि जजमेंट हर पॉइंट पे ओवर रूल हो, दैट इज वाई जजमेंट हैज़ टू बी थरली स्टडीड। यार वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई एम डूइंग दैट ऑन योर बिहाफ, लेकिन इट इज़ अ यूज़फुल टिप। जब आप पढ़ने जाएँ या जजमेंट वजमेंट पढ़ें या जजमेंट कोट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये बड़ी यूज़फुल अप्रोच होती है टू सी कि किस पॉइंट पे ओवर रूल हुआ है और किस पॉइंट पे इट इज़ स्टिल होल्डिंग द फील्ड। ठीक है, तो आई थिंक पर्सनल लिबर्टी पे इतना ही काफ़ी है, और लॉ भी हमने डील कर लिया। प्रोसीजर मैं बता ही चुका हूँ, दैट द प्रोसीजर शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल अंडर आर्टिकल 21, अदरवाइज इट वुड नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ आर्टिकल 21, 14 और 19। ठीक है, इनफैक्ट करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द प्रोसीजर कंटेम्पलेटेड बाय आर्टिकल 21 मस्ट बी राइट, जस्ट एंड फेयर एंड नॉट आर्बिट्ररी, फैंसीफुल और ऑपरेसिव। इन ऑर्डर दैट द प्रोसीजर बी राइट, जस्ट एंड फेयर, इट मस्ट कन्फर्म टू नेचुरल जस्टिस। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, और मैं आपको एक ही केस लॉ बोलूँगा कोट करने के लिए इस पॉइंट पे, वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ईजिली रिकग्नाइजेबल, यही पॉइंट वहाँ पे भी बोला गया था। आपको बार बार मल्टीट्यूड केस लॉ से सेम पॉइंट को रिटरेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेनका गांधी का जजमेंट याद कर लीजिएगा, तो प्रोसीजर और जब आर्टिकल 14 के डायनामिक कंसेप्ट की बात कर रहे हो, ऑलवेज कोट दैट जजमेंट। ठीक है, सो दैट इज़ इट। कल से हम लोग जरा मेनका गांधी के क्रिमिनल जजमेंट पे कौन कौन से राइट क्रिएट हुए उसकी बात करेंगे, और फिर जो भी राइट्स आर्टिकल 21 में आते हैं उनको लेके बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं तो इनको शॉर्ट शॉर्ट में डील करना होगा, बहुत ज़्यादा एलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ पे। फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस यू नीड टू कीप इन माइंड कि कौन सा जजमेंट किस पॉइंट पे आया और किस रीज़न की वजह से आया। ठीक है, केस स्टडी की ज़रूरत नहीं है इन पॉइंट पे। राइट टू प्राइवेसी पे केस स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि न्यूली डेवलप्ड राइट है और उसके डायमेंशंस भी बहुत सारे हैं, तो इस पर थोड़ा एलैबोरेट डिस्कशन करना होगा, इसलिए मैं राइट टू प्राइवेसी को लास्ट में डिस्कस करूँगा। उससे पहले जितने भी राइट्स आते हैं उनको मैं डिस्कस कर दूंगा, उस पर आपको केस स्टडी की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट मेरली नीड टू कीप इन माइंड कि किस जजमेंट से क्या आया है। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।